समय कार्यक्रम हो जाएगा। प्लीज सहयोग करें। श्रीनिवास देव देवनानी। अब कहीं 3:06 हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी चिकित्सा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में खूब अपनी पीठ थपथपाई। हमारी सरकार ने कोरोना को रोकने में बहुत सारे काम किए, लेकिन इस समय जब उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा की, भीलवाड़ा मॉडल के बाद आज ये 1600 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं, लेकिन वह आप जयपुर और जोधपुर में क्यों नहीं, जोधपुर में 10,000 से ज्यादा के करीबन संक्रमित मरीज हैं, जरा उस मॉडल की सराहना करें। दूसरा बिंदु, आपने कहा कि राजस्थान में एक भी भूखा नहीं मरा, ये सत्य है। राजस्थान नहीं, पूरे देश एक भी भूख से जो है नहीं मरा। इसका थपथपा आप पे नहीं है, इसके लिए भारतीय संस्कृति को वाह है कि जिसके कारण से पड़ोसी भी भूखा न सोए, इसकी चिंता भामाशाहों ने की। और उसके साथ दूसरा यदि श्रेय है तो माननीय मोदी जी को है, जिन्होंने सारा, क्या आपको 67,000 टन गेहूं नहीं मिला? आपको 67,000 गेहूं टन मिला, आपको रुपए मिले, आपको आपदा में पैसे मिले, आपको 18,000 मेडिकल क्षेत्र में पैसे मिले, आपको जो है जीएसटी के पैसे मिले, आपको डीएमएफटी के पैसे यूज करने का अवसर मिला। तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए केवल उस वास्तविकता पे जाना चाहिए। और यदि मैं आपको कहूं, माननीय मंत्री जी, आप तो 32 दिन क्या 4 महीने में फील्ड में नहीं गए। आप अजमेर जिले के अचानक जेल एंड हॉस्पिटल चले जाएं और वहां पर आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन वार्ड में चले जाएं, वहां के टॉयलेट को देख लें। मरीज वैसे न मरे, लेकिन वहां की अव्यवस्थाओं से जरूर मरता है। ये इस प्रकार की वहां पे स्थिति है। न तो कोई सीनियर डॉक्टर रहता है, रेजिडेंट डॉक्टर भी नहीं जाते, वार्ड के बॉय के आधार पे उसको पैकेट और दवाई उसको फेंक करके दी जाती है। वहां पे ऐसी बदबू है, टॉयलेट पे कोई घुस नहीं सकता। ऐसे अस्पताल की दुर्दशा शायद कहीं भी देश भर के अंदर नहीं होगी। ये स्थिति बनी है कि दवाइयां उसको नर्सिंग के रोटेशन में ड्यूटी नहीं लगती। जो बेचारे नए नर्सिंग स्टाफ आते हैं उसको कितने लगातार ड्यूटी देते रहो और पुराने लोग बैठे रहते हैं। इस तरह चिकित्सा लापरवाही है। इवन उनके पास न तो पीपी किट पूरे हैं, न ग्लोव्स है, न N95 है। इस प्रकार की स्थिति के बाद भी यदि दावा करना कि राजस्थान के अंदर सब कुछ ठीक है, तो निश्चित रूप से इस पे विचार करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। और दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी। जब चाहो तब रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, जब चाहो तब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, यानी इसका कोई पता नहीं लगता। और जब आने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव को भी पॉजिटिव बता करके अपने भर्ती करेंगे, मनमानी पैसा लेते हैं। और ऐसी दुर्दशा है कि लाखों का बिल बनना शुरू हुआ। आखिर व्यक्ति जाए तो जाए कहां? सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था, वहां पे हालतें खराब, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो बिल का करंट। आखिर वहां पे मरीज की स्थिति, राजस्थान में 70,000 के आसपास संख्या पहुंच रही है, 1,000 मृत्यु के लोग और ग्रास पे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता से विचार करके व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। दूसरा, आपने कहा खरीदारी में, मैं आज चिकित्सा मंत्री, आप मेरे जिले से आते हैं, आज वहां पे अजमेर जिले की जितनी खरीद हुई है निष्पक्ष एजेंसी के साथ, आप यदि उसकी जांच करवा दें, दूध का दूध पानी हो जाएगा। आज तो मास्क लिया गया 10 रुपए पे, 3 दिन के बाद वही मास्क लिया गया 13 रुपए में। लाखों इस प्रकार के मास्क और सैनिटाइजर और पता नहीं क्या क्या खरीदा गया है। शुद्ध रूप से वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच होगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी आएगा। जहां तक मैं आर्थिक प्रबंधन की बात करूं, इस आर्थिक दृष्टि से आपने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई, आपने आज हमारे स्कूल के अभिभावक परेशान हैं। लगातार प्राइवेट मैनेजमेंट उनको फोन कर रहे हैं, फीस जमा कराओ। 3 महीने 4 महीने से धंधा बंद, आए नहीं, और प्राइवेट मैनेजमेंट वाले उनको बुक्स और लापरवाही कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का एक वक्तव्य आ जाता है, 3 महीने तक फीस स्थगित की जाती है। वो स्थगित क्या, कैसे पैसे देंगे? जरा उस पर कहीं ना कहीं विचार किया जाना चाहिए। आपने बात की पेट्रोल डीजल पे, आपने वेट बढ़ा दिया। आज दिल्ली सरकार ने वेट कम करके 8 रुपए पेट्रोल डीजल पे सस्ता कर दिया। क्या राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर सकती राहत देने के लिए? लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। और साथ के अंदर जिन्होंने, आपने एक पेशेंट के लिए 2440 रुपए का प्रावधान रखा, खर्च कितना हुआ? आपकी व्यवस्था तो देख लो। आज आप एक बेड पे केवल पलंग और चद्दर के लिए 550 रुपए दे रहे हो। जो प्राइवेट होटल्स को आपने लिया है, उस होटल वाले को 238 रुपए प्रतिदिन दे रहे हो। उसका एसी का खर्चा, उसका बिजली का खर्चा, और बिजली में स्थायी शुल्क और बाकी का इतना करंट मारा जा रहा है कि आज लोग आर्थिक स्थिति से टूट गए हैं मन से। वैसे भी बीमारी का उनके ऊपर भार और दूसरा आर्थिक स्थिति से भार, लेकिन सरकार इस पर केवल मौन धारण किए हुए कहते हैं हम निरोगी राजस्थान बनाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है यदि यही अवस्थाएं रही तो ये रोगी राजस्थान बनने में कोई दूर नहीं लगेगी।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज गरीब लोगों की तो फिर भी कुछ चिंता की, मध्यम वर्ग आज बुरी तरह पीड़ित है। मध्यम वर्ग को सारे खर्च है, वो अपने सम्मान के कारण किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। लोग राशन कार्ड लेकर के घूमते रहे, उनको किसी प्रकार का नहीं मिला। लेकिन ये तो आप कहो 80 करोड़ लोगों को आज मोदी जी के द्वारा गेहूं और ये मिल रहा है। मैं आपसे केवल कुछ सुझाव, माननीय मैंने जैसे कहा था समय मेरे सीमा में, आपको अच्छे सुझाव दूंगा कि इस समय आपको 5-6 बातें यदि आप करोगे तो आपको लाभ होगा। नंबर 1 कि इस समय जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, हर शनिवार रविवार को हॉस्पिटल्स के अलावा आखिर सरकारी संस्थान सारे बंद रहते हैं, निजी बंद रहते हैं। क्या 2 दिन वापस राजस्थान में यदि लॉकडाउन शुरू करोगे तो निश्चित रूप से उससे संक्रमण कुछ बचेगा। और दूसरा, निजी अस्पतालों के मनमानी पे रोक, आप वक्तव्य दे देते हैं, उसकी क्रियान्वित नहीं होती। आज एक भी निजी हॉस्पिटल के खिलाफ यदि आपने कार्रवाई करवाओ तो जरा सदन में बताएंगे तो आपको ध्यान होगा। तीसरा, ये प्रवासी जो बच्चे आए उनके बच्चों के एडमिशन, और जो प्रवासी मजदूर आए वो 14 लाख आपके वक्तव्य के अनुसार हैं, 6 लाख वहां के चले गए, तो इन 14 लाखों लोगों के रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी? वो वहां जो व्यवसाय करते थे, क्या यहाँ वो शिक्षा मंत्री नहीं बैठे हैं? नहीं तो उनको ITI के अंदर, उसी ट्रेड के अंदर थोड़ा प्रशिक्षण दे करके क्या उनको हम रोजगार के लिए वहां पे राजस्थान में रह करके अपना रोजगार कर सकें? क्या इसके लिए तैयार कर सकते हैं क्या? नंबर 4 कि सारे निगम वार्ड इनमें अब सैनिटाइजेशन, शुरू में बड़ा जोश चला सैनिटाइज हो, आज कहीं कोई सैनिटाइज नहीं हो रहा है। बिना सैनिटाइज के बीमारी बढ़ेगी। दूसरा, आपके जो होम आइसोलेशन है, होम आइसोलेशन कर दिया, उनको कोई डॉक्टर पूछता नहीं है। अरे कम से कम इतनी व्यवस्था नहीं है कि डॉक्टर उसके घर नहीं जा सकता, उसको टेलीफोन से सही कौन सी दवाई ले रहे हो, कितनी लेनी है, तुम्हारी स्थिति क्या है, क्या उनकी चिंता करने की व्यवस्था नहीं हो सकती? और इसलिए हम इन सारे लोगों के लिए जब हम चिंता करेंगे तो साथ में आपके हाथ में कितना है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि मध्यम वर्ग के लिए बिजली के स्थायी शुल्क माफ किए जाएं, 3 महीने 4 महीने के माफ किए जाएं और स्थायी शुल्क कम किया जाए। प्राइवेट स्कूलों के जिस तरह मनमानी हो रही है, स्कूलों पे लगे, चिकित्सालयों की मनमानी पे लगे, तब जाकर के आपकी कुछ व्यवस्थाएं ठीक होंगी। नहीं तो इस समय जिस प्रकार की स्थिति रही है, और इवन जो वार्ड हैं आपके हॉस्पिटल के, कम से कम उसमें CC जो है कैमरा लगा दें, वहां पे आप जो है ना वाईफाई TV लगा दें, ताकि व्यक्ति अपना जीवन तो वहां पे जी सके। नहीं तो वहां के वैसे नहीं रहो, वैसे परेशान, इधर वैसे परेशान न होकर के सारा स्थिति उसकी इतनी दयनीय है माननीय सभापति महोदय, जिसके कारण से आज सारा राजस्थान परेशान है। हम वाह न करके वास्तविकता पे दुखी को सहायता मिले, और गरीबों को, मध्यम वर्ग के सबकी चिंता करो। और इससे ये जब तक चिंता नहीं करेगी सरकार, तब तक यहाँ की स्थिति सुधरेगी नहीं। और आपने कहा 40,000 का इंजेक्शन है, ये तो बताओ कितनों को लगा? मुझे नहीं लगता अजमेर में किसी को लगाओ। केवल ये भी एक प्रकार के इंजेक्शन रखे हुए हैं, लेकिन गरीब को नहीं मिलता। उसकी जिसकी अप्रोच होगी उसको भले लग रहा हो। आज वास्तव में गरीब की चिंता करो। आप मेरे जिले से आते हैं, इसलिए आप पे हमारा हक है। आप 5 महीने के अंदर एक भी बार अजमेर आकर के न किसी को संभाला, न हमसे कोई पूछताछ की। यदि इस पे यदि आप मॉनिटरिंग करोगे, आप ही नहीं करोगे तो नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे। इसलिए नीचे के अधिकारी मॉनिटरिंग करें, ये व्यवस्था सुधर सकती है। आपका और मेरा सबका उद्देश्य है कि एक भी मृत्यु न हो, संक्रमण तुरंत रुके। तो इसके लिए प्रभावी कदम भी उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जगदीश चंद्र।